हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं रमाकांत पटेल आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं एमपीपीएटी 2021 के बारे में। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एमपीपीएटी 2021 के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे एमपीपीएटी 2020 के बारे में जो 8 और 9 अक्टूबर को होने वाली है। तो पहली बार यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कुछ ही समय में बच्चों आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है कि एमपी का बेस्ट चैनल बन चुका है हमारा एग्रीकल्चर की फील्ड में। और साथ ही साथ दूसरे राज्यों से भी हमारे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे जिस राज्य से जिस शहर से जुड़े हुए हैं वो कमेंट्स जरूर करें अपना नाम लिखकर, साथ ही साथ अपने राज्य और शहर का नाम लिखना ना भूलें बच्चों। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम एमपीपीएटी 2021 के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कॉमन चीज़ें बच्चों के मन में आती है कि कौन बच्चे जो है वो एमपीपीएटी के लिए एलिजिबल हैं। तो यदि हम बात करें एमपीपीएटी कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, तो भैया जो बच्चे दे सकते हैं, ठीक है, वो 12th रनिंग वाले बच्चे दे सकते हैं। जो बच्चे 12th रनिंग है वो बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपका 12th एग्जाम होगा, उसके बाद में ठीक है आपका एमपीपीएटी का एग्जाम होगा। यदि आप 12th में पास हो जाते हैं, साथ ही साथ आप एमपीपीएटी भी क्लियर कर लेते हैं, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है बच्चों। क्लियर हो गया, ये बात तो आपकी हो गई। साथ ही साथ कुछ बच्चे होते हैं कि जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भले ही आप फिर 11th एग्रीकल्चर में हो या फिर आप 12th में हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए एमपीपीएटी एग्जाम दे सकते हैं। हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं जो अभी 11th पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी एमपीपीएटी 2020 फिल किया हुआ है नॉलेज गेन करने के लिए। भले वो एग्ज़ाम क्रैक कर लें, वो आपकी एक सीट को बेकार कर देंगे, लेकिन वो क्या करते हैं एग्ज़ाम ज़रूर देते हैं, जिससे एनालिसिस करते हैं कि क्या वो अभी इस काबिल हैं कि वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, ये जांचने के लिए भी वो लोग क्या करते हैं, कई बार 11th में रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम दे देते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये क्राइटेरिया तो नहीं है कि आपका 12th की मार्कशीट लगेगी, नहीं, ठीक है, आपको 10th की मार्कशीट लगती है। आप फॉर्म फिलअप कर दें, फॉर्म आपका सबमिट यदि होता है तो आप एग्ज़ाम देने के लिए ठीक है अपेयर होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो आप 12th पास आउट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ड्रॉप बच्चे जो हैं वो भी दे सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपको 12th में होना ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा कोई उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि एमपीपीएटी शैल बी कंडक्टेड इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट। मतलब 2 शिफ्ट में पेपर होता है। यदि बात करें कि मॉर्निंग में 9 से 12 और 2 से 5, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। पेपर ऑनलाइन मोड में होता है। पेपर कैसे होता है? ऑनलाइन मोड में होता है। मतलब पेपर इस बार का बस ऑफलाइन होने के चांसेस ज़्यादा बने हुए थे, लेकिन ठीक है हर बार किस में होगा? ऑनलाइन मोड में पेपर होगा। मतलब इसके लिए आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करना, कीबोर्ड माउस वगैरह जो सब चलाना आना चाहिए, ठीक है। और कर्सर का सबसे ज़्यादा ध्यान देखें, मतलब माउस का कर्सर जल्दी से आसानी से नहीं बनता, तो लगभग आप 15 से 20 दिन कंप्यूटर की ठीक है बेसिक ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। फिर क्या है? देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। 200 नंबर का पेपर होता है। पेपर कितने नंबर का होता है? 200 मार्क्स का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे आईसीआर में ठीक है माइनस मार्किंग होती है। एमपीपीएटी में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। मतलब आप 200 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन अटेंड करके आ सकते हैं, भले ही आपसे ना बने, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? गैसिंग लगा के, ठीक है, तुक्के लगा सकते हैं। फिर यदि बात करें कि अपेयरिंग कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया हूं, ठीक है। आपको यदि एमपीपीएटी से कॉलेज लेना है तो मान के चलो आप क्या है 12th में होना जरूरी है, 12th में होना जरूरी है। और यदि आपको फिर प्रैक्टिस के लिए देना कि भैया मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ अपने आप को कि मैं इस लेवल में अभी पढ़ाई चल रही है मेरी 11th में कि मैं एमपीपीएटी क्रैक कर सकता हूँ, तो आप 11th में भी हो तो आप भर सकते हो, लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज किसको मिलेगा? जो 12th में क्या है रनिंग है, या तो 12th ड्रॉप कर लिया, 1 साल का ड्रॉप ले लिए बच्चे, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड ओनली ऑनलाइन मोड। मतलब आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, ठीक है, कि हमको एमपीपीएटी का फॉर्म भरना है, तो क्या ऑफलाइन भरें ऑनलाइन? तो ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन इसका कोई भी चांस नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब आप बात करें तो इसको कौन कौन भर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी फिल करते हैं और मैथ्स बायो वाले बच्चे भी। तो मैथ्स बायो वाले बच्चे ये ना सोचे कि हम एमपीपीएटी नहीं दे सकते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर वाले देते हैं क्योंकि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, नहीं, इसको मैथ्स बायो वाले बच्चे भी देते हैं और एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी देते हैं। आपको जनरली यदि मैं बताऊँ काफ़ी और भी ब्रांचेज हैं, लेकिन कॉमनली बात करें भी प्लेन बीएससी एग्रीकल्चर मिलता है, आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर भी मिलता है, और आप बीटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो ब्रांचेस हैं वो भी हैं, लेकिन मैं कॉमन आपको बता रहा हूँ कि आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं और बीटेक भी कर सकते हैं।
यदि बात करें कि एप्लीकेशन जो फीस होती है, आपको फॉर्म भरना है तो आपको पैसे कितने लगने वाले हैं, तो भैया जनरल वालों को 500 रुपीज़ लगते हैं, 500 रुपये, ST SC OBC 250 रुपये लगते हैं, मतलब 250 रुपीज़ लगते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया इसका फीस का स्ट्रक्चर बच्चों। क्लियर हो गया क्या? अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो भैया जो टोटल पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का, 200 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए क्रॉप जो होती है वो 50 मार्क्स की होती है, एनिमल जो होती है वो 50 मार्क्स की होती है। मतलब जो आपका फसल होती है, फसल उत्पादन होता है 50 नंबर का, पशुपालन होता है 50 नंबर का। मतलब टोटल मिला के कितने नंबर हो जाते हैं आपके? 100 नंबर हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ एलिमेंट ऑफ साइंस, एलिमेंट ऑफ साइंस मतलब आपका क्या हो जाता है यहाँ पर? ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। ठीक है, जो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, बच्चे सबसे ज़्यादा जो तैयार रहते हैं वो फसल उत्पादन में और पशुपालन में तैयार रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं एग्रीकल्चर में। इन 4 चीज़ों का थोड़ा सा स्कूल में अभाव होता है। मतलब बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में से किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, चारों सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए MPPAT का पेपर आसानी से क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टीचर यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं करा पाता है। और एग्रीकल्चर कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जिनकी मैथ्स या बायो अच्छे नहीं होते हैं, तो वो क्या ले लेते हैं? एग्रीकल्चर ले लेते हैं। तो ये वाली धारणा यहाँ पर गलत होती है। पेपर इतना टफ भी नहीं आता। आप कुछ दिन क्या कर सकते हैं? कोचिंग ले सकते हैं। हमारे चैनल के काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, लगभग 150 वीडियो समथिंग अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी है छिंदवाड़ा में। ठीक है, आप एनी टाइम मैसेज करके जो भी जानकारी आपको लेना है, हमको आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, और कोचिंग की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो आप अफोर्ड ना कर सको, क्योंकि यदि आपको प्राइवेट कॉलेज लेना होगा तो लगभग आपको 3 से 4 लाख का खर्चा आएगा। इससे अच्छा आप 3 से 4 हज़ार में क्या कर सकते हैं? एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, कि आप 200 क्वेश्चन का आपको पूरा प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। जैसे आपका एग्जाम आता है वैसे ही उसी पैटर्न में हम प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। ठीक है, लगभग हम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपको, ठीक है, कोचिंग में प्रिपेयर कराते हैं। और यदि आप परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में हमारा नंबर दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और आप 200 रुपीज़ पेमेंट करके आप प्रैक्टिस सेट बुलवा सकते हैं, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। उन प्रैक्टिस सेट को लगा के आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हम MPPAT के पेपर में किस तरीके से स्टडी करेंगे और किस तरीके से हम उसको क्वालिफाइड कर सकते हैं। क्योंकि बिना पेपर पैटर्न के आप MPPAT नहीं निकाल सकते। और यदि आप ड्रॉप करते तो आपका 1 साल वेस्ट होता है। साथ ही साथ यदि आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो लगभग 2 लाख तो फीस होती है, रहने खाने का खर्च अलग लग जाता है बच्चों। ठीक है, और यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपका लगभग 10 से 15 हज़ार में पूरे 4 साल की स्टडी हो जाती है। तो आप इस बारे में ज़रूर सोचें कि अभी की आप कोचिंग की फ़ीस 3 से 4 हज़ार अफोर्ड करना और 200-300 रुपये के प्रैक्टिस सेट खरीदना, ये कोई ज़्यादा बड़ा आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, फिर यदि हम बात करें एलिमेंट ऑफ साइंस जो होता है 100 नंबर का, जिसमें चारों पेपर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो से 25-25 नंबर के क्या आते हैं बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन बायो के। वैसे यहाँ पर जो होता है 50 नंबर का आपका क्रॉप है तो 50 क्वेश्चन क्रॉप के रहेंगे और 85 क्वेश्चन किसके रहेंगे बच्चों? एनिमल के रहेंगे। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ तो जो फिजिक्स का स्टैंडर्ड होता है, ये फिजिक्स का स्टैंडर्ड काफ़ी टफ होता है बच्चों। ठीक है, बायो नॉर्मल रहती, मतलब कुल मिला के बच्चों ये 100 आपके हो गए और बायो के हो गए कितने? 25। मतलब 125 नंबर आप क्या कर सकते हो बच्चों? ठीक है, गेन करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो 75 नंबर है ना, ये आपका सिलेक्शन करवाते हैं बच्चों। यदि ये 75 नंबर में से आप, ठीक है, 40 या 50 नंबर भी गेन कर सकते हो, क्योंकि आप 125 में से 125 तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉप और एनिमल भी आपका काफ़ी ज़्यादा टफ आता है बच्चों। ठीक है, तो आप लगभग यहाँ से कितना अटेंड कर सकते हो? आप लगभग, यदि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आपने बहुत डीपली एनालिसिस किया है, भले ही आप कोचिंग नहीं गए थे या कोचिंग गए थे, यदि आप 100 यहाँ से लेते हैं तो आपको इन 75 में से लगभग 40 नंबर तो और लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तब जाके वो 140 होगा और वही क्या होगा हमारा, ठीक है, कट ऑफ होगा 2021 का, क्योंकि लगभग इतना ही कट ऑफ जाएगा। लगभग इस साल बच्चों यदि हम बात करें तो आपके सभी के सपोर्ट से हमारे पास 425 बच्चे अभी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, और ऑनलाइन में लगभग 500
578 बच्चे, मतलब 578 बच्चे समथिंग क्या है ऑनलाइन मोड पर हमसे कोचिंग पढ़ रहे हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं, लगभग 1000 बच्चे के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाता है, जो सभी आप लोगों का प्यार है। तो इस तरीके से प्यार बनाए रखिए, और जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे कोचिंग लेना चाहते हैं, भले ही वो किसी दूसरे राज्य के हों या दूसरे शहर के हों, तो ऑनलाइन मोड पर भी क्या कर सकते हैं, हमसे कोचिंग ले सकते हैं। हमारी कोचिंग गूगल मीट पर या जूम ऐप पर, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी लाइव होती है। जो अनलिस्टेड वीडियो होते हैं जो उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो फीस पेड वाले बच्चे होते हैं। तो यदि आप हमसे कोचिंग करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, जरूर कॉन्टैक्ट करें, एक बार मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैथ्स बायो का सिलेबस देख लेते हैं बच्चों। तो मैथ्स बायो का सिलेबस क्या होता है भैया, यदि मैथ्स स्ट्रीम होगा तो 100 नंबर की मैथ्स होगी, यदि उस बायो सब्जेक्ट से बिलोंग करता है तो 100 नंबर का बायो होगा, फिजिक्स 50 की होना है और केमिस्ट्री 50 की होना है। यहाँ पर आपका JEE या नीट का जो लेवल होता है उसका आधा लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। हाई लेवल की सारी चीज़ें होती हैं, आसानी से आपको नहीं बनेंगी, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर ले सकते हैं। इन बच्चों का जो कट ऑफ होता है मैथ्स बायो वालों बच्चों का, वो 110 120 के समथिंग में जाता है, ज़्यादा इनका कट ऑफ नहीं जाता। 110 से 120 नंबर के आसपास यदि लेकर आते हैं तो इनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है बच्चों, ठीक है। यदि हम बात करें कट ऑफ की, तो 2018 का जो कट ऑफ था वो 115 से 120 नंबर गया था, 115 से 120 के बीच में इनका क्या गया था, कट ऑफ गया था। अच्छे कॉलेज यदि आपको चाहिए, जैसे हमको जबलपुर कॉलेज चाहिए, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लिए ज़्यादा डिमांड होती है बच्चों, ठीक है। अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें क्वालिफाइड कर लेते हैं। 5% जो सीट रिजर्व होती है वो अदर स्टेट के लिए है बच्चों अभी भी, ठीक है। तो वो आधी सीट दूसरे स्टेट के बच्चे ले लेते हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं या हमारे बिहार के हैं, यूपी के बच्चे हैं, तो वो भी MPPAT डालते हैं। अदर स्टेट के बच्चे भी MPPAT भरते हैं, आप बस नहीं है। 7 से 8 लाख फॉर्म भराते हैं, लगभग हमारे पास में 1200 से 1400 सीट होती हैं, ठीक है। सीट का जो एनालिसिस होता है वो आंकड़ा कम ज़्यादा होते रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये 2021 के लिए है, इसलिए हम एग्जैक्ट आपको रेशो नहीं बता रहे हैं कि सीट कितनी होगी। हर कॉलेज की सीट अलग अलग होती है बच्चों, ठीक है। सभी कॉलेज की सीट अलग एक सी नहीं होती, सभी कॉलेज में अलग अलग सीटें होती हैं। और तो आपके नंबर डिसाइड करते हैं कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे उतना रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा, साथ साथ में रेपुटेटेड मिलेगा। यदि आपको जबलपुर कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आपको हाई स्कोर करना ही पड़ेगा बच्चों। क्लियर हो गया। 2019 का जो कट ऑफ था वो 120 से 130 नंबर के बीच में था, ठीक है। 2000, ठीक है, और 20 का जो कट ऑफ होने वाला वो लगभग 135 नंबर से ऊपर जाएगा बच्चों। अब 135 नंबर इस बार जो पेपर दे रहे हैं वो किस तरीके से लेके आएंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। यदि आपने अभी भी प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, भले ही आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर घर में बैठकर लगाएं। 200 क्वेश्चन के सेट लगाएं। क्यों? क्योंकि 3 घंटे में 200 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, बाद में फिर आंख बंद करके, ठीक है, जो भी आपको समझ में आता लगा देते हैं। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता, फिर आप ड्रॉप करेंगे, फिर साल भर पढ़ाई करेंगे, समय वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगी। इससे अच्छा है कि आप अभी प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है, और साथ ही साथ में, ठीक है, कोचिंग भी ज्वाइन कर लें यदि आपको क्रैश कोर्स करना होगा तो। और 2021 का जो आपका, ठीक है, इस बार कट ऑफ जाएगा वो लगभग 140 समथिंग जाएगा, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, नॉलेज गेन करते हैं और पढ़ाई में बिल्कुल फोकस करे हुए बच्चे हैं। अभी भी हमारे पास में 2021 के जो अभी 11 क्लास में हैं वो बच्चे भी हमसे अभी कोचिंग पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो 11th में है और अभी से जाने वाले एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका कॉम्पिटिशन बहुत हाई जाने वाला है बच्चों। यदि हम बात करें कि 2021 में जो पेपर होने वाले हैं, ठीक है, वो कब होंगे, किस तरीके से होंगे, तो MPPAT 2021 जो विल बी, ठीक है, कंडक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ जून। तो जून के लास्ट एंडिंग में, ठीक है, इस बार आपका पेपर कब होगा, ठीक है, मार्च के एंडिंग से आपके पेपर लगभग, ठीक है, स्टार्ट होना हो जाएंगे। तो मार्च अप्रैल में पेपर चलेगा, जून में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा आपका, मई में आएगा। तब तो क्या होगा, जून में क्या होगा उसका, ठीक है, लास्ट वीक में क्या आएगा आपका, ठीक है, MPPAT का क्या होगा, पेपर होगा। तो जून में क्या जाए, मई में क्या जाएगा आपका बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, मई में आप फिल कर देंगे। मई में फिल करेंगे तो एडमिट कार्ड आपका कब आ जाएगा, जून के स्टार्टिंग में जाएगा, क्योंकि मई में यदि आप फिल करेंगे लास्ट मई में, ठीक है, तो जून में आपका एडमिट कार्ड जाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। एडमिट कार्ड जून में आएगा। लास्ट वीक में क्या है आपका, पेपर है। कब है पेपर, लास्ट वीक में, जून के लास्ट वीक में। मतलब मान के चलें आप कि 20 जून से लेकर, ठीक है, आपका
25 जून के आसपास क्या हो जाएगा पेपर, और ये डेट तो फिक्स रहती ही रहती है, उसकी फेवरेट डेट रहती है। 20 से 25 जून के आसपास क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पेपर हो जाना है। ठीक है, उसके बाद में जो आंसर की आना है वो जुलाई में आएगी। ठीक है, कब आएगी, जुलाई में, जुलाई की स्टार्टिंग में आ जाएगी, लगभग 10 जुलाई के आसपास क्या आ जाएगी आपकी, क्या जाएगी बच्चों, उसकी आंसर की जाएगी कि आपने ठीक है कितने क्वेश्चन सही किए और गलत किए। जो रिजल्ट आएगा बच्चों जुलाई के लास्ट में आएगा, लगभग मान के चलो आप 20 जुलाई के आसपास में क्या जाएगा आपका, इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। और जो आपको इससे क्या मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा आपके नंबर के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो वो कब होगा बच्चों, अगस्त में होगा। ठीक है, मतलब अगस्त के लास्ट वीक जो होगी अगस्त की, ठीक है, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा और आप कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या क्या है। ओके बच्चों, तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे क्रॉप और एनिमल में पूछे जाते हैं। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे क्रॉप और एनिमल के बारे में। तो पहला फसल उत्पादन देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, पशुपालन। क्लियर हो गया। तो टोटल चैप्टर जो होते हैं वो 17 चैप्टर आते हैं, मतलब चैप्टर 17 तक कितने नंबर का आता है, 50 नंबर। मतलब आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर आपको टोटल पढ़ना है 17, जो दिलाएंगे आपको कितने नंबर, 50 नंबर। और वैसे ही आपके लिए, किसके लिए, पशुपालन के लिए चैप्टर पढ़ना है कितने, 11, और नंबर दिलाएंगे कितने, 50। तो ये 100 नंबर की आपकी जो तैयारी है वो आपको 17 और 11 चैप्टर मिला के पढ़ना है। मतलब टोटल मिला के कितने चैप्टर हो गए आपके, 28 चैप्टर आपको पढ़ना है। टोटल मिला के 28 चैप्टर आपको कितने नंबर दिला देंगे बच्चों, 100 नंबर आपके गेन हो जाएंगे, 100 नंबर आपके गेन हो जाएंगे 28 चैप्टर पढ़ने के बाद। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे। पहला है इंट्रोडक्शन एजी एंड क्रॉप, मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्रॉप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। सेकंड चैप्टर जो आपका होगा फसल उत्पादन में, क्रॉप में, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और मृदा के उपजाऊपन, कि कौन सी मिट्टी होती है, किस तरीके की मिट्टी होती है, कौन सी फसल उसमें ज़्यादा होती है, काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, ब्लैक सॉइल में, दोमट मिट्टी में कौन सी फसल होती है, क्ले में कौन सा होता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सेकंड चैप्टर से बनेंगे। थर्ड जो चैप्टर है आपका 11th क्लास में है, ठीक है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। तो जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है आपका यूरिया हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटास हो गया, जितने भी जो आपके एनपीके जो हो गया है ना, एनपीके हम बोलते हैं शॉर्ट में, फर्टिलाइजर में एनपी और के आता है, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और पोटास के बारे में जो हम पढ़ते हैं। तो खाद एवं उर्वरक इसमें होगा। टीलेज, भू परिष्करण, मिट्टी को किस तरीके से सुधारना चाहिए, जुताई कब करना चाहिए, ठीक है, प्लाऊ क्या होता है, हैरो क्या होता है, सारी चीज़ें आपको सेकंड, ठीक है, टीलेज में पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है खरीफ फील्ड क्रॉप, खरीफ की जितनी भी फसलें हैं किस मौसम में लगाई जाती हैं, किस फसल का क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अगला है रबी क्रॉप, रबी क्रॉप कब लगाई जाती है, कौन कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल रबी की नहीं है, ठीक है, कितने दिन पानी लगता है लगातार, इसमें सिंचाई की क्या विधियां होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है रबी की क्रॉप में। फिर आती क्रॉपिंग स्कीम, शस्य योजना, ठीक है, क्रॉपिंग की स्कीम कैसी कैसी होगी, तो वो सब आपको शस्य योजना में पढ़ना पड़ेगा। फिर आती वीड्स एंड देयर कंट्रोल, खरपतवार क्या होते हैं, कौन कौन से खरपतवार होते हैं, ठीक है, बथुआ क्या होता है हमारा, ठीक, उसके बाद में जो चारा होता है, जो कौन कौन से चारे होते हैं, उनको मारने के लिए कौन कौन सी दवाई यूज़ की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पूरा खरपतवार वाला टॉपिक, मतलब वीड्स एंड देयर कंट्रोल में पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है इरिगेशन, मतलब सिंचाई एवं जल निकास, भैया खेतों से जल निकास किस तरीके से करना चाहिए, यदि क्या आ जाए, ज़्यादा बारिश यदि हो जाए तो जल भराव नहीं होना चाहिए, सिंचाई के कौन कौन से साधन होना चाहिए, ट्यूबवेल है, नलकूप है, जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर इंट्रोडक्टरी हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि उद्यान विज्ञान क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब कुछ इसमें देखना पड़ेगा कि आपको, ठीक है, उद्यान विज्ञान किस तरीके से होगा। फिर आता है हमारा वेजिटेबल साइंस, मतलब ठीक है, सब्जियों का उत्पादन, ठीक है, तो कौन कौन सी सब्जियां किस समय उगाई जाती हैं, उनकी उगाने की विधियां कौन कौन सी है, ठीक है, जड़ में कौन सी फसल होती है, कंद क्या लगता है या बीज कौन किस तरीके से लगते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा वेजिटेबल साइंस में। फिर फ्रूट साइंस, फल उत्पादन,
फल उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं, वो सारी विधियां देखना पड़ेगा। कौन सा फल किस तरीके से काम आता है, उसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, ठीक है। और जहां हमने ये बात करी खरीफ और रबी में, इनमें सब में आपको बॉटनिकल नेम पढ़ना पड़ेगा। उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुआ, किस देश की ये फसल मानी जाती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मक्का किस देश की फसल है, मक्का का बॉटनिकल नेम क्या है, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, ठीक है, किस कुल का है, सबसे पहले सर्वाधिक किस देश में उगाई जाती है। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फिर आता है फ्लोरिकल्चर, ठीक है, या लैंडस्केपिंग, ठीक है। तो अलंकृत बागवानी इसको हम कहते हैं। इसमें एक टॉपिक रहता है कि बागवानी किस तरीके से करना चाहिए, बागवानी करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। फिर चैप्टर नंबर 14 जो आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, प्रिजर्वेशन, फल एवं सब्जी ठीक है, परिरक्षण, मतलब इनके बचाव कैसे करना चाहिए भैया। आपको सब्जियों को ज़्यादा दिन तक घर में बचा के रखना है या मार्केट में आपको शेयर, जैसे आपने आलू जो होते हैं, आलू के सीज़न में नहीं, दूसरे सीज़न में भी आलू आपको 12 से 12 महीने मिल जाते हैं, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो ये सब प्रिजर्वेशन करने की क्या होती हैं, विधियाँ होती हैं, तो सब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है एग्रीकल्चर ट्रेड एंड मैनेजमेंट, ठीक है, फ्रॉम प्लानिंग, कृषि व्यापार एवं प्रबंध, कृषि का आपको व्यापार जो है वो उसको बढ़ाना है, उसका मैनेजमेंट करना, तो वो किस तरीके से करोगे वो इस चैप्टर में पढ़ना है। रूरल क्रेडिट, ग्रामीण वित्त किस तरीके से होता है, ठीक है, गाँवों में जो हमारा सहकारी समितियां चलती हैं वो किस तरीके से चलती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आता है आपका एलिमेंट्री, ठीक है, और सर्विंग, मतलब प्रारंभिक सर्वेक्षण। तो प्रारंभिक सर्वेक्षण जो पटवारी लोग करते हैं, हल्का क्या होता है, नक्शा क्या होता है, खसरा क्या होता है, किस्तबंदी क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और ये चैप्टर आप अपने फैमिली मेंबर जो सीनियर होंगे, ठीक है, उनसे भी पूछेंगे तो वो आपको थोड़ा सा हिंट कर देंगे। तो इतने 17 चैप्टर आपसे किससे पूछे जाएंगे, क्रॉप से पूछे जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों हम आपको एक बात ज़रूर बता दें, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, हमारी पर्सनल बुक्स जो है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में चलती है। यदि आप एग्रीकल्चर की बुक्स मंगवाना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो फुली इंग्लिश मीडियम, फुली हिंदी मीडियम आपको बुक्स प्रोवाइड हो जाएंगी। यदि आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट से आप हो, आपको बुक वहाँ पर PDF फॉर्म में या तो आपके एड्रेस पर, ठीक है, पहुँचा दी जाएगी। उसका अलग से जो चार्ज रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं एलिमेंट, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो चैप्टर 11 आते हैं कौन कौन से, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, पशुओं की उन्नत किस्मों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी किस्में ज़्यादा दूध देती हैं, दुधारू पशु कौन कौन से हैं, ठीक है, भैंस के बारे में, गाय के बारे में, ठीक है, सारे जितने भी पशु हैं जो दूध देते हैं उन्नत किस्में, उनके बारे में पढ़ेंगे। डेयरी कैटल एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देख रेख एवं प्रबंधन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इनकी देख रेख करना है, ठीक है, कौन सा खाना खिलाना है, खली क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ देखेंगे। एनिमल, ठीक है, रेशन, फीडिंग, ठीक है, फीडिंग पशुओं का प्रजनन जिसको बात करेंगे, पशुओं का प्रजनन किस तरीके से होता है, प्रजनन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, ये सब देखना पड़ेगा। एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, वो उसी में इसी चैप्टर के साथ में है, वो फीडिंग भी और ब्रीडिंग भी इसी के साथ में, ठीक है, इंक्लूड चैप्टर है। फिर जजिंग ऑफ डेयरी कैटल, पशुओं की जो जांच होती है, किस तरीके की जांच पशुओं की जाती है कि कौन कौन सी बीमारी लगती है, गलघोटू रोग क्या होता है, लंगड़ा बुखार क्या होती है, उन सब के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। कॉमन डिसीजेस ऑफ एनिमल, पशुओं की जो बीमारी है, ठीक है, वो भी दोनों के साथ में देखा जाएगा कि भाई जांच यदि होगी तो पशुओं की बीमारी में भी पता लगेगी। तो ये सिर्फ लगभग मिलते जुलते चैप्टर हैं। डेयरी इंडस्ट्री, दुग्ध उद्योग जो होता है हमारा वो किस तरीके से होता है, इसमें सांची के बारे में भी बात करेंगे कि सांची क्या है, अमूल क्या है। अमूल कोई एक किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर कंपनी रखी गई, अमूल एक संगठन है, ठीक है, किस तरीके से है, कब बना, कैसे बना, वो सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। फिर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क से, दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो दूध से भी, या दूध हो गया हमारा, दही हो गया, मही, ठीक है, उसमें हमारा मठा आ जाता है, उसके बाद में पनीर आ जाता है, और भी जो प्रोडक्ट दूध के बन रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा उसका मिल्क प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद में मिल्क कॉम्पोजिशन हो गया। डेयरी इक्विपमेंट, यदि आप डेयरी चला रहे हैं तो आपको कौन कौन से सामान लगेंगे, ठीक है, थर्मामीटर हो गया, फिर उसके बाद में उसका टेम्परेचर मशीन हो गई, ठीक है, और जो गायों के लिए और ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब इसमें इक्विपमेंट में आएंगे। फिर आपका, ठीक है, पोल्ट्री आता है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा 11। साथ ही साथ आपको PCMB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो भी, ठीक है, देखना होगा, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम बात करेंगे PCMB के सिलेबस के बारे में। तो फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स में टोटल चैप्टर 17 है। जिस तरीके से क्रॉप में है 17 चैप्टर, वैसे फिजिक्स में है। और इन 17 चैप्टर से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आना, सिर्फ
25 नंबर के क्वेश्चन आना है। ऐसा नहीं कि 8-10 पेज के ये चैप्टर हैं, 1 पेज 2 पेज के क्या है, ये सिर्फ चैप्टर हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ तरीके से आते हैं और न्यूमेरिकल पैटर्न में भी कई बार आ जाते हैं। तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहला चैप्टर आपका क्या है, मेजरमेंट मतलब मापन। दूसरा चैप्टर क्या है, सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति, वो साइकिल सवार गति, कार यदि क्या हो जाए, थोड़ा सा मोड़ आ जाए, ठीक है, तो वो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मापन में यूनिट्स पूछी जाएगी कि भैया त्वरण को किससे मापते हैं, ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, या फिर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, जड़त्व क्या है, उसकी यूनिट क्या है, इस तरीके से। लॉ ऑफ मोशन पूछा जाएगा या फोर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। गति के नियम पूछे जाएंगे। फर्स्ट गति के 3 नियम हैं, ठीक है, कि गति क्या होगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं हमारे। फिर वर्क, एनर्जी एंड पावर मतलब कार्य, ऊर्जा और शक्ति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, क्लियर हो गया। एनर्जी क्या होती है, डेल एच क्या होता है, डेल ई क्या होता है। रोटेशन पूछा जाएगा, घूर्णन पूछा जाएगा, घूर्णन गति क्या होती है, क्लियर हो गया। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। हाइड्रोस्टैटिक्स पूछा जाएगा, द्रव स्थिति की, ठीक है। उसके बाद में हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काइनेटिक थ्योरी से पूछा जाएगा कि के की वैल्यू कितनी होती है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक आएगा, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी से क्वेश्चन आएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण से आएगा कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि स्थानांतरित करते हैं तो क्या प्रोसेस होगी उसकी। फिर हमारा क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्थिर विद्युती से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी भी दोनों में, ठीक है, एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं। फिर हमारा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि विद्युत धारा क्या होती, करंट सर्किट बनाना पड़ेगा, सर्किट में कैसे करंट फ्लो होता है। हमारा ओम का नियम पूछा जाएगा, किरचॉफ का नियम पूछा जाएगा, ठीक है, लूप नियम पूछा जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। फिर आपका क्या है, ठीक है, मैग्नेट स्टैटिक्स मतलब स्थिर चुंबकत्व पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछा जाएगा। किरण प्रकाशिकी पूछा जाएगा, ठीक, सॉरी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, वो आई धारा। फिर इसमें ट्रांसफार्मर आएगा आपका, ठीक है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। रे ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाशिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर केमिस्ट्री आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना से क्वेश्चन आएगा कि परमाणु कैसा होता है, हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्या है, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल पूछा जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, इस तरीके से क्वेश्चन। आयनिक थ्योरी, ठीक है, आयंस क्या होते हैं, आयनिक बंध क्या होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन कैसे कौन डोनर कौन गेनर, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन गेनर कौन होता है। कोलाइड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड्स क्या होते हैं। मिनरल से पूछा जाएगा क्वेश्चन, खनिज लवण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिकल कॉम्पोजिशन पूछा जाएगा कि उनके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। फर्टिलाइजर खाद से रिलेटेड पूछा जाएगा कि भाई पोटास का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर मोहर लवण क्या होता है, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। फिर नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएंगे और उनके कंपाउंड से क्वेश्चन आएंगे कि भाई IUPAC क्या है। यहाँ पर आप IUPAC को भी देखोगे, IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर आइसोमेरिज्म देखोगे मतलब समाव्ययता देखोगे, क्या देखोगे, समाव्ययता देखोगे। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से पूछे जाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की बैलेंसी से। यहाँ पूरा IUPAC और चेनिंग सिस्टम पढ़ोगे आप ज़्यादा। फिर फर्मेंटेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। फिर किससे पूछा जाएगा, आपका ऑयल पूछा जाएगा, फैट एंड सॉप से पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, क्लियर हो गया। फिर आपका यदि बायोलॉजी वाला यदि टॉपिक देखा जाए तो प्लांट सारिकी से क्वेश्चन, पादप सारिकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पूछा जाएगा, पादप वर्गीकरण से पूछा जाएगा कि भाई पादप का वर्गीकरण कैसा होता है। जड़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, जड़ कितने टाइप की होती है, ठीक है, टैप रूट क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लांट ब्रीडिंग एंड क्या जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पादप जगत एवं, ठीक है, उसके अनुवांशिकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादप किस जगत का है, ठीक है, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो पूरा आपका प्लांट का साइकिल पूरा पढ़ना पड़ता है, प्लांट किंगडम से लेकर पूरा लास्ट तक। तो जो 4th नंबर का है वो क्या है हमारा, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो पादप कारिकी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या है हमारा, एनिमल किंगडम मतलब प्राणी जगत के बारे में पढ़ेंगे। फिर है एनिमल, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी मतलब जंतु सारिकी एवं क्या पढ़ेंगे, उसके कारिकी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता मैथ्स। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आप यदि आपने इसको नोट नहीं किया हो गया तो सिस्टमेटिक से आप नोट्स बना लें, क्योंकि ये मटेरियल जो है आपका सिलेबस वाला ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सिस्टमेटिक से कॉपी में इसको सिलेबस को ज़रूर नोट करें और पढ़ते समय ज़रूर टिक मार्क करें कि आपके कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं।
फिर मैथ्स में बच्चों हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है। फिर हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है। फिर उसके बाद में लॉगरिथम है मतलब लघुगणक है। टिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति है। और स्टैटिक्स मतलब क्या है, सांख्यिकी है। तो इन 5 चैप्टरों से, ठीक है, टिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन उसका मिला के उसको 1 चैप्टर ही मान लिया हमने। तो ये 5 चैप्टर हमारे क्या है, मैथ्स के। तो बच्चों ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा कोर्स नहीं है कि आप MPPAT क्रैक नहीं कर सकते। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो MPPAT आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा बच्चों। तो सिस्टमेटिक नोट्स बनाते हुए चलें, अपने नोट्स से पढ़ें, जिससे सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अपने नोट से जल्दी समझ में आता है बच्चों। तो यदि आपने इसको नहीं नोट किया होगा तो इस वीडियो के जितने भी आपके पॉइंट है जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको पॉज करके आप बिल्कुल नोट करते हुए चलें बच्चों। और यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। यदि हम बात करें कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि 25 नंबर की क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो है। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो सिलेबस वाला टॉपिक है यहीं पर एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको सारी डिटेल्स और MPPAT 2021 की स्ट्रेटेजी कैसी होना चाहिए, आप किस तरीके से पढ़ें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।